हेलो। आवाज आ रही सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने गेट इक्विप टू जेई एडवांस का डिस्कशन स्टार्ट किया था। एंड हमने सिंगल चॉइस में 1 to 23 कर लिया था ना। और 24 से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, यस एक्चुअली एडवांस वाला ही डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसमें द डिफरेंस of n and n plus 1 Bohr's orbit, Bohr's radius of hydrogen is equal to this. The value of n is, तो nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? मतलब ये क्या बोल रहा है कि आर एन nth ऑर्बिट का रेडियस एंड n प्लस 1 का रेडियस का डिफरेंस जो है, तो ऑब्वियसली n प्लस 1 का रेडियस माइनस n का रेडियस इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू n माइनस 1/4 रेडियस, मतलब आर एन माइनस 1, ये बोल रहा है वो। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर तो एन की जगह क्या आ गया, n प्लस 1, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन की जगह क्या लिखेंगे, n माइनस 1, तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। 0.529 एंड जेड कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आया, दिस इज n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 का स्क्वायर। So this is n square plus 2n plus 1 minus n square is equal to n square minus 2n plus 1. तो n square cancel out हुआ, 1 cancel out हुआ, तो ये हमारे पास आ रहा है n square is equal to 4n, n क्या आ गया, 4 आ। ओके, 4 आ गई। ओके, 16 क्वेश्चन में क्या दिया था, a दिया था, b आएगा, 16 में b आएगा, b लिखा था ना हमने। a जो है वो भी एक्चुअली करेक्ट ही है, दोनों है उसमें, a और b दोनों आते हैं। 16 में 2 होगा, a भी होगा। चले आगे, हम क्या एक्सप्लेन करूं इसमें बताओ। n प्लस 1 और n का जो रेडियस है उसका डिफरेंस बोला है कि क्या है, n माइनस 1 है, n माइनस 1 का रेडियस। तो n प्लस 1 का रेडियस क्या होगा, ये होगा, n की वैल्यू n प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दी,
और n का रेडियस ये होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और n-1 का रेडियस ये होगा। तो 0.529 कैंसिल आउट हो गया एंड जेड कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 का स्क्वायर। ओपन कर दिया इसको, n+1 के स्क्वायर को ओपन किया तो ये आया, देन n स्क्वायर है तो वो कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा n-1 का स्क्वायर ये आया, तो यहाँ पर n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2n इज इक्वल टू, मतलब ये 2n है, ये -2n है तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये 4n हो जाएगा। ठीक है, सो n स्क्वायर इक्वल टू 4n, तो n क्या आया 4 आया। समझ आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 25। The electron in a hydrogen atom makes transition from M cell to L cell. M cell क्या है? KLMN है ना, KLM, N की वैल्यू क्या हुई 3, KL और फिर M आता है ना, तो L की वैल्यू हो गई 2। तो बेसिकली M से L में आ रहा है, मतलब 3 से 2 में आ रहा है। एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल था याद है? एक्सेलरेशन होता था v²/r, एंड ये जो है ये किसके प्रोपोर्शनल आया था, इट वाज प्रोपोर्शनल टू z⁻³ by n⁻⁴। ओके, तो हमें रेशियो निकालना है। कौन सा रेशियो चाहिए? रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन टू फाइनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल वाला पार्ट जो है वही रहेगा रेशियो में, क्योंकि कांस्टेंट जो रहेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा जब रेशियो लेंगे। तो इनिशियल से फाइनल का एक्सेलरेशन, तो इनिशियल एक्सेलरेशन से फाइनल, अब देखो हाइड्रोजन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली जेड तो दोनों के लिए सेम है, तो ये क्या हो गया, इनिशियल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय फाइनल एक्सेलरेशन। तो जेड दोनों के लिए क्या है 1 है, तो इनिशियल जेड का क्यूब डिवाइड बाय इनिशियल n⁻⁴। इनिशियल कितना है 3, तो n⁻⁴ डिवाइड करेंगे फाइनल वाला, तो फाइनल जो है वो जेड ऑब्वियसली वही सेम ही है, डिवाइड बाय n⁻⁴, 2⁻⁴। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3⁴ इंटू 2⁻⁴, दैट इज नथिंग बट 16 डिवाइड बाय 81। ओके, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, now नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The nucleus of an atom is located at x equal to y equal to z equal to 0, मतलब origin, तो origin पे nucleus ली। The probability of finding an s orbital electron in a tiny volume, तो देखो हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, एंड एस ऑर्बिटल कैसा रहता है, एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है। ठीक है, सो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो अब देखो उसने क्या बोला है कि x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, मतलब इस ये हो गया अपने पास मान। ठीक है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। तो ये जो है ये इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना दिया है, इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी दिया 10⁻⁵।
ये पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर हमें पता है कि क्या है, एक्स और मतलब एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू 0 है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन इन द सेम साइज वॉल्यूम अराउंड एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, मतलब एक्स और जेड दोनों 0 है और वाई की वैल्यू ए है। तो ये वाला पॉइंट आया ना। तो यार ये एस ऑर्बिटल जो है ये क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है। तो इसमें इस डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, चाहे किसी भी डायरेक्शन में तुम देखो। मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी इधर रहेगी उतनी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इधर रहेगी। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस से ए डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, चाहे कहीं पे भी देखो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज सेम इन एनी डायरेक्शन at a distance of a from nucleus। मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है 10⁻⁵ रहेगी ना। तो इधर भी मतलब अगर तुम्हें मान लो यहाँ पर वो दे देता कि z इक्वल टू ए है, z इज इक्वल टू क्या है, ए है, ठीक है। तो मैं चलो ऐसा बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। मतलब x इज इक्वल टू ए पर, y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 पर जितनी प्रोबेबिलिटी उतनी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू माइनस ए पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी उतनी प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 पर एंड z इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू माइनस ए। मतलब कौन सा पॉइंट आ गया, एक तो ये वाला पॉइंट आ गया और एक ऐसे ही इधर कोई तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर भी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी क्योंकि न्यूक्लियस से ए डिस्टेंस पर किसी भी डायरेक्शन तुम देखो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये इनमें से अगर कोई भी वैल्यू दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। या फिर एक्स इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 दे दिया, वाई इज इक्वल टू ए दे दिया, वाई इज इक्वल टू माइनस ए दे दिया, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओके। तो न्यूक्लियस से ये सब एक्स मतलब ए डिस्टेंस है, ये जो कोऑर्डिनेट हमने बताए हैं ये न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, 8। तो यहाँ पर हर जगह पर प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, 10⁻⁵ रहेगी। क्लियर है। ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेयर पर प्रोबेबिलिटी जो है ए रेडियस का जो स्फेयर बन रहा है ना, ए रेडियस का जो स्फेयर बन रहा है उस पर प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में क्या है, सेम। तो इनमें से अगर कोई भी तुम्हें पूछ लेता है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose it is taken as a working hypothesis that an electron finds itself in typical radius nucleus with an uncertainty in momentum this। तो देखो अगर हम डेल्टा पी हमें पता है तो डेल्टा एक्स क्या मिलेगा, तो डेल्टा एक्स हमें मिल जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, तो डेल्टा एक्स जो है ये हो गया एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। तो एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 एंड डेल्टा पी कितना है, इट इज 10⁻⁻20। तो कितना आएगा ये, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ऑब्वियसली इसको 2 टाइम्स कर देंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻14 या 5 इंटू 10⁻⁻5, सॉरी 15।
तो कौन सा करेक्ट आ गया? डी वाला जो है वो करेक्ट आ गया। ओके, तो डेल्टा एक्स इतना आ जाएगा और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का साइज हो सकता है। इससे ज्यादा एरर, मतलब एरर हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला हो सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस का साइज इतना ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कब होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड कब होगी? जब हमारे पास कुछ अट्रैक्शन हो रहा है और उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़े। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो दो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से दूर लेके जाना है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से दूर लेके जाना है तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, क्योंकि उसमें हमें अट्रैक्शन जो है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट अट्रैक्शन। क्लियर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, नंबर ऑफ वेव्स इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन विल बी। तो ये तो हमने फॉर्मूला बताया था ना यार, इसका क्या था, याद है? नंबर ऑफ वेव्स कितने होते हैं किसी भी ऑर्बिट में? कितना बताया था कि एक ऑर्बिट में कितने वेव बनेंगे एक रेवोल्यूशन में? ऑर्बिट नंबर के इक्वल बताया था ना। डी ब्रॉगली के बाद में बताया था, याद है? तो ऑर्बिट नंबर के इक्वल, तो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिट की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट, तो कितनी वेव बनेंगी, 3 वेव बनेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, प्रिंसिपल एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बात करता है साइज की, जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एन होगा उतना बड़ा साइज होगा, याद है? एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप की बात करता है, शेप ऑफ सेल। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की बात करता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, साइज शेप एंड ओरिएंटेशन, मतलब बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, in the hydrogen atom the electrons are excited to the fifth energy level. The number of lines that may appear in emission spectrum will be। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया, मतलब कौन से ऑर्बिट में गया? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट में गया। नाउ कितनी लाइन दिखाई दे सकती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ऑब्वियसली वो एंड में कहाँ पे आएगा, एंड में आएगा वो ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होंगी, जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो क्या आ गया है, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 × 6 - 1/2, दैट इज 15। 15 हुआ कितना हुआ? 15 ही हुआ आंसर, तो मैच ही नहीं कर रहा है। फिफ्टीन ही होगा ना।
6 into 6 minus 1 by 2. Oh, sorry, हमने रॉन्ग किया। आर एक्साइटेड टू फिफ्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट नहीं दिया, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट नहीं दिया था, हमने रॉन्ग पढ़ लिया। वो एक्साइट किया है फिफ्थ एनर्जी लेवल में, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट। ओके, तो एन इज इक्वल टू कहाँ पर है, 5 है, तो एन इज इक्वल टू 5 है, तो क्या आएगा 5 इंटू 5 माइनस 1/2 कितना आया, 10 आ गया ना। ओके, तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट नहीं दिया था, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ है किसमें, फिफ्थ एनर्जी लेवल में, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट। Now question number 32. So light of wavelength lambda shines on a metal surface with intensity X, and metal emits Y electrons per second of average energy Z. What will happen to Y and Z if X is double? X double किया मतलब X डबल कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी डबल कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो रहे हैं ना। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन डबल होंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी डबल हो जाएंगे ना। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं आएगा। तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डबल हो गए, मतलब वाई डबल हो गए, बट काइनेटिक एनर्जी जो है, या जिस एनर्जी से वो आ रहे थे, वो सेम रहा। कौन सा करेक्ट है, वाई विल बी डबल्ड एंड जेड विल बी जेड रिमेन्स कांस्टेंट। यस, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। जितने हम फोटोन डालेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ फोटोन जितने ज्यादा डालेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। Now question number 33, the ratio of potential energy and total energy of an electron in Bohr orbit of hydrogen like स्थिति। तो हमने बताया था ना, याद है फॉर्मूला, तीनों में रिलेशन बताया था। टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, याद आया। तो यहाँ पर बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का रेशियो क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी क्या हो गया, 2 आ गया ना। पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी क्या हुआ, 2 हुआ ना। ओके, then if lambda 1 and lambda 2 denotes the de Broglie wavelength of two particles with same mass but charges in the ratio 1:2 after they are accelerated from rest
compressed through the same potential difference। तो देखो लैम्बडा जो है वो क्या था, h अपॉन रूट 2m/cube। ठीक है, तो यहाँ पर मास जो है सेम है, चार्ज अलग है, एंड v जो है पोटेंशियल वो भी क्या है सेम। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही कम लैम्बडा हो जाएगा ना, जिसका मास ज्यादा उसका लैम्बडा कम। तो यहाँ पर सॉरी मास तो सेम है दोनों का, क्यू की बात करेंगे तो जिसका क्यू ज्यादा है, क्यू अलग है ना, जिसका क्यू ज्यादा है उसका लैम्बडा कम हो गया। तो यहाँ पर क्यू किसका ज्यादा है यार, क्यू ऑब्वियसली लैम्बडा 2 वाले का ज्यादा है ना। लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 क्या दिया है, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 जो है वो दिया 1:2। तो किसका लैम्बडा मतलब क्यू ज्यादा है। एक मिनट एक मिनट, नहीं लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 का रेशियो नहीं दिया, सॉरी। लैम्बडा 1 वाले का, लैम्बडा 1 वाले का मान लो Q1 है, एंड लैम्बडा 2 वाले का मान लो Q2 है। ठीक है, तो Q1 बाई Q2 हमें दिया है 1:2। ओके, सो ऑब्वियसली Q2 वाला जो है, ये सेकंड वाला जो है उसका क्या है, चार्ज जो है ज्यादा है। ठीक है, तो सेकंड वाले का चार्ज ज्यादा है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्बडा और क्यू, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कम क्या आ जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा। तो चार्ज किसका ज्यादा, सेकंड वाले का, तो उसका लैम्बडा क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि लैम्बडा 2 इज लेस देन लैम्बडा 1। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारे पास सिंगल चॉइस वाला पार्ट जो है हो गया है। ठीक है, नाउ मोर देन वन पर चलते हैं। शायद एच बाई एम सी से इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि एच बाई एम सी फोटोन के लिए होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर हमें चार्ज की बात की है, तो चार्ज किस में आता है, चार्ज एच अपन रूट 2m/cube वाले फॉर्मूले में आता है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज का रिलेशन यूज होगा। सालिक सर प्लीज एक्सप्लेन 32 वन। 32 में देखो क्या है, उन्होंने बोला है कि फोटोन इंटेंसिटी जो है डबल किया। फोटोन इंटेंसिटी क्या है याद है, फोटोन इंटेंसिटी वाज नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फोटोन इंटेंसिटी जो है वो क्या होता था, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो फोटोन इंटेंसिटी मतलब एक्स को डबल किया है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स को डबल किया। ओके, तो जितने ज्यादा फोटोन्स हम डालेंगे उतने ज्यादा उससे फोटो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन्स डबल हुए तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो। ओके, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कब बढ़ेगा, जब हम ज्यादा एनर्जी के फोटोन डालेंगे या ज्यादा फ्रिक्वेंसी के फोटोन डालेंगे। ज्यादा एनर्जी के फोटोन डालने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हम एनर्जी चेंज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स चेंज कर रहे हैं। ओके, नाउ मोर देन वन पर चलते हैं। 34, यस 34 का आंसर ए है। लैम्बडा 2 इज लेस देन लैम्बडा 1 ना, तो लैम्बडा 2 इज लेस देन लैम्बडा 1 कौन सा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या दिया, लैम्बडा 1 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 2, मतलब लैम्बडा 2 इज लेस देन लैम्बडा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 35।
तो मोर देन वन वाला, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या है, सॉरी 34 हो गया, नाउ मोर देन वन वाला। सो when alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight through the foil because, तो मैक्सिमम पार्टिकल्स जो हैं वो विदाउट एनी डिविएशन क्या हुआ था, सीधे निकल गए थे। तो क्यों निकल गए थे, इसका रीजन क्या था? तो मैक्सिमम जो अपने पास पार्ट था एटम का वो एम्प्टी था, एक तो ये रीजन था। इसके अलावा देखो ऐसा भी है कि यार उनको इलेक्ट्रॉन भी तो अट्रैक्ट कर सकते थे ना, उनको इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या कर सकते थे, पुल कर सकते थे ही नहीं कर सकते? ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन ने उनको पुल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी। ओके, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो उन्हें पुल कर सकता था अपनी साइड, लेकिन उन्होंने पुल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा हैवी थे, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम एम्प्टी था, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है हैवी थे, इसलिए उन्होंने इनको क्या है, पुल नहीं किया। ठीक है, बट मेन जो है रीजन कि वो सीधे क्यों निकले, वो यहाँ पर सी रहेगा। ठीक है, पुल नहीं किया वो ठीक है, वो समझ में आया, वो जस्ट मैं थ्योरी के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन सीधे सीधे निकल गए, इसका मेन रीजन जो है वो क्या है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम क्या था, एम्प्टी। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, कौन सा हुआ यार, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि काफी लोग बोलते हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो मतलब उन पे अपोजिट चार्ज होता है ना सर, तो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट चार्ज होता है, तो वो अल्फा पार्टिकल को अपनी साइड खींच क्यों नहीं लेते, और फिर वो अल्फा पार्टिकल को अगर अपनी साइड खींच लेंगे फिर वो अल्फा पार्टिकल भी साथ साथ रिवॉल्व कर सकता है ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा वेलोसिटी से भी आ रहा है, इसके अलावा हैवी भी है, तो उसको इलेक्ट्रॉन क्या है, पुल नहीं कर पाता। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का वो रीजन ऑब्वियसली नहीं है, रीजन ये है कि मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है, इसलिए वो सीधे निकल गए पार्ट। ठीक है, नाउ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो कौन कौन से यार रदरफोर्ड से आए थे? रदरफोर्ड का जब हमने मॉडल बताया था तो उसमें बाद में कंक्लूजन बताए थे ना। तो ऑब्वियसली एक तो वही था कि यार मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम क्या है, एम्प्टी है। इसके अलावा तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन था ही, एटम हैज लार्ज एम्प्टी स्पेस, देन सेंटर ऑफ द एटम इज हैज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, तो ये भी है ऑब्वियसली, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ एटम, है ना, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ एटम बताया था। इसके अलावा ये सी ऑप्शन भी हमने बताया था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो इट इज वेरी लेस, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या बताया था, 10 टू पावर माइनस कितना बताया था, 10 टू पावर माइनस 15 मीटर साइज था, एंड इट इज वेरी लेस कंपेयर टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, जो कि साइज ऑफ एटम हो गया। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, तो यस ये भी इससे आया था। ये मतलब एक्सपेरिमेंट से नहीं आया था, पहले तो एक्सपेरिमेंट किया तो उससे ऑब्वियसली ये 2-3 पॉइंट पता चले, बट रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था तो लास्ट पॉइंट को इंक्लूड किया था मॉडल, वो उसे एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला, वो उसने जस्ट एक तरह से एजम्पशन माना था। ठीक ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता अराउंड न्यूक्लियस, वो एक तरह से उसने क्या माना था, अजम्पशन माना था। ओके, मतलब उसे ये तो पता चल गया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस पर है, तो फिर उसने एंड में अजम्पशन मान लिया कि यार इलेक्ट्रॉन फिर क्या है, अराउंड न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा।
ओके, इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड न्यूक्लियस क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। उसने उसे एक्सपेरिमेंट से ये चीज पता नहीं चली, एक्सपेरिमेंट से थोड़ी पता चला कि इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। एक्सपेरिमेंट से तो उसे दो तीन चीजें पता चली कि मैक्सिमम पार्ट एटम का एम्प्टी है क्योंकि पार्टिकल विदाउट डिविएशन सीधे निकल गए, ठीक है। फिर 1/20,000 पार्टिकल जो है वो क्या हुआ, वापिस चला गया, ओके। एंड 1/20,000 पार्टिकल ही वापिस गया, मतलब जो एक तो जो न्यूक्लियस है वो वहीं पर पॉजिटिव चार्ज है और वो न्यूक्लियस का साइज क्या छोटा है। तो उसे इतना ही पता चल पाया एक्सपेरिमेंट से, उसे एक्सपेरिमेंट से ये नहीं पता चल पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा। ये उसने बाद में ऐड किया पॉइंट अजम्पशन, ठीक है, क्योंकि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव भी, मतलब प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन तो बोल दिया कि न्यूक्लियस पे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो इसने एजम्पशन कर दिया कि वो अराउंड न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर, ठीक है। तो उसने पॉइंट ऐड किया था, बट ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला था। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ए, बी एंड सी हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन px ऑर्बिटल। तो px ऑर्बिटल कैसा रहता है यार, तो px ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन अलोंग क्या रहता है, जेड एक्सिस होता है ना, ठीक है, इस टाइप से। तो अलोंग जेड एक्सिस क्या है, px ऑर्बिटल अपने पास। तो मैक्सिमम एट टू अपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस अलोंग एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली करेक्ट है। जीरो एट न्यूक्लियस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। अलोंग द एक्सिस, दैट इज करेक्ट, ठीक है। सो ए बी एंड डी जो है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, which of the statement are correct? तो electrons in motion behave as if they are waves, correct है ना। s orbital is non direction, non मतलब देखो p orbital जो है along x या y या z axis हो गए है ना, तो s orbital का ऐसा नहीं है, s orbital क्या स्फेरिकल है, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, ओके। so b option is also correct. An orbital can accommodate a maximum of 2 electrons with parallel spin, parallel या opposite, पैरेलल स्पिन बताया था कि अपोजिट स्पिन बताया था, अपोजिट स्पिन बताया था ना, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों का स्पिन होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या लिखा है, पैरेलल लिखा है, तो दैट इज रॉन्ग। इसके अलावा द एनर्जीज ऑफ वेरियस सब लेवल इन द सेम सेल आर इन ऑर्डर एस इज ग्रेटर एंड पी इज ग्रेटर एंड एफ, तो ये तो रॉन्ग है ना। क्यों, क्योंकि अगर एन की वैल्यू सेम है तो एनर्जी एल पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा एल होगा उतना ज्यादा क्या है, एनर्जी है कि नहीं, क्योंकि एन प्लस एल ज्यादा हो जाएगा ना, ओके। तो फॉर सेम एन, जितना ज्यादा एल होगा उतना ज्यादा क्या आएगा, एनर्जी आएगा ना, ठीक है। तो क्या होगा, एस का कम होगा, फिर पी का ज्यादा होगा, फिर डी का ज्यादा और एफ का सबसे ज्यादा, ओके। समझ आया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट कौन सा हुआ, ए एंड बी दो ही करेक्ट है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। which concerning Bohr's or Bohr's model are true? तो predicts the probability of electron near the nucleus is more. तो obviously न्यूक्लियस के पास में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता था, मोर होता था कि कम होता था, बताओ। कैसा था ग्राफ, याद है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती थी, याद है। न्यूक्लियस से दूर जाने पर प्रोबेबिलिटी बढ़ती थी, मतलब प्रोबेबिलिटी
वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ अगर हम देखें तो क्या होता था, ऐसा होता था ना, न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी 0 होती थी और न्यूक्लियस से दूर जाने पर प्रोबेबिलिटी बढ़ती थी, फिर वापस डिक्रीज होती थी। याद आया? ये था प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ। ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि वो बोल रहा है न्यूक्लियस के पास में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, न्यूक्लियस के पास में प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, सो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नाउ बी क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये तो करेक्ट है, ये तो होता ही था। एंड इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ स्टेशनरी स्टेट। तो स्टेशनरी स्टेट मतलब अलग अलग ऑर्बिट की बात हो रहा है, तो अपने पास हर ऑर्बिट का कुछ एनर्जी था। इसके अलावा एक्सप्लेन्स लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्या आ गया यहाँ पर, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बट BCD ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ वाले में क्या आ जाएगा, BCD आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर कंसिस्टेंट विद द थ्योरी, मतलब करेक्ट होंगे वो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में क्या n की वैल्यू 1 है, तो n अगर 1 है तो ऑब्वियसली l क्या हो सकता है, 0 एंड 1 हो सकता है, तो ऑब्वियसली 1 दिया, करेक्ट है। m जो है वो 0 दिया है, तो ऑब्वियसली m 0 हो सकता है अगर l 1 है तो, और s माइनस हाफ, तो ऑब्वियसली a जो है करेक्ट है। इसके अलावा b जो है उसमें क्या है, n 4 है, l 3 दिया है, दैट इज करेक्ट है ना। जब n 4 है तो l की वैल्यू 3 हो सकती है, अगर l 3 है तो m माइनस 2 बिल्कुल हो सकता है, तो b जो है वो भी करेक्ट आ गया। एंड सी में क्या है, अब सी रॉन्ग हो गया। सी रॉन्ग क्यों है यार, क्योंकि अगर हम एल की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो एम जो है वो -2 से +2 जाएगा, है ना, -2 से क्या जाएगा, +2 जाएगा, मतलब एम की यही वैल्यू रह पाए। लेकिन उन्होंने एम की वैल्यू क्या दे दी, -3 दे दी ना, तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है वो क्या है, रॉन्ग, सॉरी सी जो है वो क्या है, रॉन्ग। इसके अलावा डी की बात करेंगे तो डी में एन की वैल्यू 4 है, तो एन 4 है तो एल बिल्कुल 0 से 3 तक जा सकता है, करेक्ट है वो। जब एल 3 है तो एम की वैल्यू -3 से +3 हो सकती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, और एस की वैल्यू तो माइनस हाफ प्लस हाफ कुछ भी हो सकता है, तो डी जो है वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए बी और डी जो है करेक्ट होगा, सी रॉन्ग हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर। तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए होता है, तो बहुत छोटे पार्टिकल के लिए ही होगा, बड़े पार्टिकल के लिए नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताओ। ठीक है, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होता है, बड़े पार्टिकल के लिए ये नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली स्टेशनरी वाला भी दिया है यहाँ पर, तो अगर कोई पार्टिकल जस्ट रखा हुआ है स्टेशनरी, तो उसमें तो एरर वगैरह आएगी नहीं ना। एरर कब आएगी, जब हमारे पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, याद है। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तभी एरर आ सकती है, अगर स्टेशनरी है तो एरर नहीं आएगी पोजिशन वगैरह किसी में भी। तो मूविंग कार या कुछ मोटर कार जो दिया है उसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, ऑब्वियसली मूविंग इलेक्ट्रॉन में सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा स्टेशनरी पार्टिकल है तो उसमें भी क्या है, एरर नहीं आएगा, तो उसके लिए भी ये ऑब्वियसली हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा।
बी एंड सी, ठीक है। मोटर कार जो है वो चाहे मूविंग हो या स्टेशनरी हो, ठीक है, दोनों केस में वो हाइजेनबर्ग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं, बड़ा पार्टिकल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है छोटे पार्टिकल के लिए होता है, ना कि बड़े पार्टिकल के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द न्यूट्रल एटम। तो एक है 1s2 2s2 2p6 3s1, किसका हुआ ये सोडियम का हुआ ना। और एक है 1s2 2s2 2p6 4s1, ये तो अपने पास हो ही नहीं सकता है ना। मतलब ये ऑब्वियसली एक साइड स्टेट वाला ही होगा। ये एक्चुअली इसका मेन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, ये Na का ही है, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला गया है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये Na का ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन 3s से जम करके कहाँ पर चला गया, 4s में चला गया। ये Na का एक्साइटेड स्टेट है। क्योंकि 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो दोनों में क्या है, सेम है। 11 इलेक्ट्रॉन है ना दोनों में। अब न्यूट्रल एटम बोल रहा है, ठीक है, दोनों न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम में मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लूज हुए ना इलेक्ट्रॉन गेन हुए, समझाया। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, सेम है। तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों सोडियम के ही एटम। लेकिन एक में इलेक्ट्रॉन 3s में, एक में इलेक्ट्रॉन 4s में। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन 3s में ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 3s से जम करके 4s में चला गया है, जो कि सेकंड वाले केस में हो रहा है, तो सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रॉन 3s में ना होकर किसमें, 4s में, तो वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। ओके, तो क्या आएगा करेक्ट यहाँ पर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम 1 to 2 ऑब्वियसली करेक्ट है। 3s से इलेक्ट्रॉन में, 3s से अगर इलेक्ट्रॉन को हम 4s में जम कराएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन जम करके 3s से 4s में जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा 1 रिप्रेजेंट्स एन एटम, ऑब्वियसली करेक्ट है। 1 and 2 रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एलिमेंट, ऑब्वियसली रॉन्ग है। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 देन 2। अब देखो एनर्जी, अगर हमें लाइक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, एक में हम 3s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, एक में 4s से, तो 4s ऑब्वियसली न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला गया ना। 4s में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या चला गया, दूर चला गया। ओके, तो 3s इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो अगर उससे मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज ग्रेटर एनर्जी is required to remove electron from 3s then 4s, ठीक है। 3s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कंपेयर टू 4s। तो क्या बोला उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो गया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम 1 to 2। सेकंड वाला जो है वो भी करेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला एन एटम मतलब रिप्रेजेंट करा करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रॉन्ग आ रहा है। डी भी करेक्ट है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 देन 2, ऑब्वियसली डी भी रॉन्ग है। तो सॉरी डी भी करेक्ट है, तो रॉन्ग कौन सा हुआ, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। बाकी ए बी एंड डी जो है वो क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। फॉर द एनर्जी लेवल इन एन एटम which one of the following statement is are correct? 4f subshell has maximum 14 electrons, yes correct है ना। f subshell में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ए करेक्ट है। द
सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, कैन हैव 4 सब एनर्जी लेवल एंड कंटेन्स ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे बट सब एनर्जी लेवल 2 ही होंगे। n इज इक्वल टू 2 में 2 सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल मतलब सेम ऑर्बिट वाले कितने हो सकते हैं, 2 सब एनर्जी लेवल होंगे। ये सब सेल की बात हो रही है, ठीक है, एस एंड पी। तो सेकंड वाला जो है वो क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि उसने बोला 4 सब एनर्जी लेवल होंगे, बट एक्चुअली कितने एनर्जी लेवल होंगे, 4 नहीं होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। देन द m एनर्जी लेवल कैन हैव मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो के एल एम, एम की वैल्यू क्या हो गई, के एल एम, एम के लिए एन क्या है, एम के लिए एल की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं यार, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है 2n² ना, तो कितना आया, 18 आया। तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन जो है वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ओके। इसके अलावा द 4s एनर्जी लेवल इज लोअर एनर्जी देन 3d। तो 4s और 3d का दोनों का अगर हम n+l चेक करेंगे तो क्या आएगा, 4s का क्या है 4 + 0 दैट इज 4 एंड 3d का क्या है 3 + 2 दैट इज 5, है ना। तो किसका एनर्जी कम है, जिसका n+l कम है, मतलब 4s का। तो 4s का एनर्जी इज लोअर देन या लेसर देन 3d। तो यस, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड डी जो है वो क्या आ गए, करेक्ट आ गए। बाकी बी और सी जो है वो क्या हो गए, रॉन्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या दिया है, which of the following statements are correct for an electron that has n is equal to 4 and m equal to -2। so n is equal to 4 है, ठीक है, मतलब फोर्थ ऑर्बिट। और फोर्थ ऑर्बिट में m-2y किसका हो सकता है, देखो फोर्थ ऑर्बिट में हमारे पास 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा एंड 4f होगा। तो इसके लिए तो m 0 रहता है, इसके लिए m जो है -1 0 एंड +1 रहता है, तो इनमें तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा 4d एंड 4f में एक एक ऑर्बिटल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा -2 -1 0 1 एंड 2, एंड यहाँ पर क्या होगा -3 से -2 -1 0 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। सो 4d एंड 4f दोनों में एक एक ऑर्बिटल आएगा जिसका m-2 होगा, ठीक है। तो 4d में एक ऑर्बिटल आ जाएगा ये वाला, एंड 4f में एक ऑर्बिटल आ जाएगा ये वाला, ठीक है। सो दोनों में हमारे पास एक एक ऑर्बिटल आ रहा है, ओके। सो फोर्थ ऑर्बिट में m इज इक्वल टू -2 का कितने ऑर्बिटल हो गए, 2 ऑर्बिटल हो गए। तो क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन मे बी इन d ऑर्बिटल, यस करेक्ट। द इलेक्ट्रॉन इज इन द फोर्थ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक शेल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक शेल मतलब फोर्थ ऑर्बिट, so yes that is correct। the electron may be in p orbital, obviously this is wrong, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, या तो 4d में होगा या 4f में होगा। the electron may have the spin quantum number, तो spin quantum number तो कुछ भी हो सकता है, it can be -half, it can be +half, okay। so correct option कौन सा होगा, a b and d, ये करेक्ट हो जाएगा। now question number 11।
which of the following statements are correct? There is no probability of finding electron exactly at the nucleus. Obviously nucleus पर probability क्या है? 0 है. The orbital dz square has two lobes of electron density along z axis and ring of, obviously this is correct है ना? dz square का क्या बताया था हमने? इस टाइप से होता था ना? So yes, that is correct. So A जो है wrong हो गया because nucleus पर probability नहीं, A correct हो गया, तो A correct है. B जो है वो भी correct है. The dz square has probability along z axis and obviously एक ring type का region उसमें भी है जो कि xy plane में ring. The orientation of p orbitals and d orbitals minimize electron repulsion in many electron atoms. Obviously opposite side जा रहा है तो ये काम करता है. इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है. तो यस, ए बी सी आर करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following which of the following is are correct? So for all values of n, the p orbital has the same shape but the overall size increases as the n increases for a given atom. करेक्ट है. p जो है वो डम्बेल जैसा ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा शेप जो है बड़ा होता जाएगा. ठीक है. तो a जो है वो क्या है? करेक्ट है. The fact that there is a particular direction along with each p orbital has maximum electron density plays an important role in determining molecular geometry. Actually ये chemical bonding से related है. सेकंड वाला जो भी है, हमारे पास इसको हम डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे. तो हमारे पास जो शेप ऑफ सबसेल होती है ना, ये वहां पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. ठीक है. क्योंकि जो ओवरलैप वगैरह होता है, मतलब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि बॉन्ड बनते हैं ड्यू टू ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है. एंड अब वो ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में, उस पर भी डिपेंड करता है ओवरलैप. ओके. तो यस, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, बट ये तुम्हें मेनली समझ में आएगा केमिकल बॉन्डिंग में. इसके अलावा द चार्ज क्लाउड, मतलब जो रीजन था डॉट वाला, हमने जो रीजन बनाया था डायग्राम में, द चार्ज क्लाउड ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन 2px atomic orbital consist of two lobes of electron density pairs. That is correct. वो दोनों लोब या वो डम्बेल टाइप का जो शेप है वो अलोंग क्या है? ठीक है. px में हमारे पास एक क्या आ रहा है? डम्बेल टाइप का रीजन आ रहा है और वो अलोंग इसी एक्सिस आ रहा है. तो डम्बेल टाइप के रीजन को लोब बोलते हैं. ठीक है. तो यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पर सी जो है वो भी क्या हो गया? करेक्ट. तो ए बी सी तीनों क्या है? करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following statement is are correct? Sorry, yeah, ऊपर वाला 13. Which of the following is the correct set of 0.4 quantum number for each of the electron in 3D subcell when it is fully occupied? Okay. So yes, n की वैल्यू देखो 3D है ना, so 3D है तो n क्या रहेगा? 3D है तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 3. और l की वैल्यू क्या रहेगी? d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2. तो ये तो फिक्स है. इसके अलावा m जो है वो ऑब्वियसली क्या होगा? तो m जो है वो -2 से +2 जाएगा. इसके अलावा s जो है वो -+1/2 हो जाएगा. तो फुली फिल्ड है तो मतलब सारे हो जाएंगे. ओके. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? आ, कौन सा करेक्ट आ रहा है?
ए ऑप्शन ना, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बाकी रॉन्ग है, क्योंकि ए ऑप्शन जो है वो 3D बता रहा है। बी ऑप्शन क्या बता रहा है? बी ऑप्शन देखो, एक तो क्या है कि वैसे ही रॉन्ग ऑप्शन हो गया, क्योंकि एल की वैल्यू वहां पर 1 दे दी है। एल की वैल्यू 1 है, मतलब पी हो गया, ठीक है, तो 3p हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज ये भी है कि यार 3p में 5 ऑर्बिटल थोड़ी होते हैं, एन की वैल्यू वहां पर 5 दी हुई है ना, 5 ऑर्बिटल नहीं होते। दूसरा रॉन्ग है। इसके अलावा तीसरा जो है वो 4d का दे दिया उन्होंने। तीसरा जो है किसका दिया उन्होंने? 4d का, क्योंकि वहां पर एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 2 है, दैट इज 4d। ओके, सो 13th में क्या आएगा? ए ऑप्शन ही आएगा। नाउ 14th वाला, तो which of the following statement is are correct? The energy of an electron in a many electron atom, मतलब multi electronic atom, generally increases with an increase in value of n, but for given n plus l, lower the value of l, lower is the energy. Wrong है ये। एक्चुअली n से नहीं देखते हम, n प्लस l से देखते हैं। ओके, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एनर्जी n से नहीं देखते, किससे देखते हैं? n प्लस l से। ओके, और जब n प्लस l सेम हो जाता है, फिर हम क्या देखते हैं? फिर हम n देखते हैं। ओके, तो n प्लस l बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और फिर फॉर सेम n, सॉरी, फॉर सेम n प्लस l, n देखेंगे, जिसकी n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, सो ये ऑप्शन में कुछ वो अलग ही बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जनरली n बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ेगा, एंड जब n प्लस l सेम आ गया तो वो तो कुछ अलग ही दे दिया उन्होंने। ठीक है, ये वाला चीज नहीं दिया उन्होंने। पहले n प्लस l देखा जाएगा, फिर n देखा जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस लार्ज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। नहीं, ये तो रॉन्ग है ना। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ना कि रिपल्शन। ओके, सो बी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया था। नाउ फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n and s electron penetrates the nucleus more than p electron which penetrates more than, तो ये करेक्ट है एक्चुअली। ये हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जितना ज्यादा एक्चुअली आर मैक्स होता है ना, जितना ज्यादा क्या होता है, आर मैक्स होता है, उतना ही ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है। तो आर मैक्स हमने तुम्हें बताया था, याद है? आर मैक्स जो है वो बताया था किसका ज्यादा होता है? आर मैक्स जो है वो एस का सबसे ज्यादा था, देन उससे कम पी का था, उससे कम डी का था, याद आया? उससे कम एफ का था। पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर भी यही रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी एस ऑर्बिटल की, फिर उससे कम होगी पी ऑर्बिटल की, उससे कम होगी डी की, और सबसे कम एफ की। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ए एंड बी रॉन्ग आ गए, तो सी जो है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement is are correct? All substances have magnetic properties. Yes, that is correct. या तो वो डायमैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक, कुछ ना कुछ तो होंगे ना। तो करेक्ट है। देयर आर सब्सटेंसेज इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स स्पिन्स आर पेयर्ड। ये बी ऑप्शन क्या बोल रहा है एक्चुअली? बी ऑप्शन का मीनिंग क्या है? देयर आर सब्सटेंस इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड।
ये बोल रहा है क्या? ऑब्वियसली कुछ सब्सटेंस तो ऐसे हो ही सकते हैं जिनमें क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। मतलब ऑब्वियसली कुछ सब्सटेंस या कुछ एलिमेंट तो ऐसे हो ही सकते हैं, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो यही बोलना चाह रहा है कि देयर आर सब्सटेंसेज इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर पेयर्ड, मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो यस दैट इज करेक्ट, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा वो प्रॉब्लम, बाकी करेक्ट है। देयर आर सब्सटेंसेज इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस दैट इज आल्सो करेक्ट। कुछ कुछ सब्सटेंस या कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। The greater the number of unpaired electron, the greater is the paramagnetic per mole of substance. That is also correct. जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या आएगी उतनी ज्यादा आ जाएगी, है ना। सो म्यू अपने पास होता था n प्लस एन, मतलब n इंटू एन प्लस टू, है ना। तो जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा म्यू और उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी डी। और सॉरी, 14th में हमने थोड़ा रॉन्ग ले लिया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लिखा था वो, मुझे रिपल्सन पड़ा। बी ऑप्शन जो है क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था, है ना। इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस एक्सपीरियंस लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मैंने रिपल्सन बोल दिया था ना। सो यस दैट इज आल्सो करेक्ट, है ना। तो 14 के बी ऑप्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था, तो क्लोजर टू न्यूक्लियस होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मुझे रिपल्सन क्यों दिखा था पहले, पता नहीं। ओके, नाउ ये हमारे पास 14th एंड 15th आया। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखो एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास हाइजेनबर्ग का जो इक्वेशन है उसी का डिफरेंट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें जो इक्वेशन दिए हुए हैं ये हाइजेनबर्ग के इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म है। तो सबसे पहले ये तो ऑब्वियसली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपन 4 पाई, ये तो होता ही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये इन टर्म्स ऑफ डेल्टा इन डेल्टा टी भी आ सकता है। तो देखो क्या आ सकता है, तो हमारे पास डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी जो है ये फोर्स होता ही नहीं होता। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी जो है ये क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहाँ से डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डेल्टा टी लिख सकता हूँ। ओके, तो डेल्टा पी को हम यहाँ पर एफ डेल्टा टी लिखेंगे, तो डेल्टा एक्स इंटू एफ डेल्टा टी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब इसके अलावा एफ इंटू डेल्टा एक्स जो है ये हमें डेल्टा ई दे देता है। ठीक है, एफ इंटू डेल्टा एक्स जो है क्या हो गया, डेल्टा ई हो गया। तो डेल्टा इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आ गए। कौन कौन सा हो गया फिर करेक्ट, देखो। तो ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन, डी नहीं बी। ठीक है, तो ए एंड बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन।
So this was question number 16. Now question number 17. Choose the correct statement on the basis of Bohr's theory. तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है. Yes, A option is correct. B option जो है frequency of revolution. Frequency of revolution मतलब V upon 2 pi r. 2 pi r by V क्या होता था? 2 pi r by V जो है वो टाइम पीरियड होता था. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मतलब V upon 2 pi r. Okay, so yes, that is also correct. B ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, सो A करेक्ट है, D भी करेक्ट है. इसके अलावा C जो है रॉन्ग हो गया. रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड था वो, इनटू जेड नहीं था. ठीक है, तो C रॉन्ग हो गया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो Z⁻³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, सो A B D करेक्ट है, C जो है रॉन्ग हो गया. Now question number 18. Which of the following statement is are correct? A photon is positive charge nuclear particle. Yes, correct है. Sorry, wrong है. ये wrong है. Photon की बात है, मुझे proton लिखा. Photon है तो photon तो wrong. Photon का नहीं होता. Photon का कोई charge नहीं होता है. A photon is a particle of light energy. Yes, that is correct. A photon is quantum of light. Yes, that is also correct. A photon is bundle of energy of definite magnitude. Yes, that is also correct. ठीक है, so B C D जो है वो यहाँ पर क्या है? Correct. Now question number 19. So Stark effect is splitting of line when source is supplied, when source is placed in electric field. याद है हमने स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट की बात की. तो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट कब कब आता था? स्टार्क इफेक्ट कब आता था? जब हम बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की. और जीमन इफेक्ट कब आता था? जब हम बात करते थे मैग्नेटिक फील्ड की. याद है ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल में हमने बताया था. तो ए ऑप्शन में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिया है. so yes, that is correct. Then beyond a certain limit spectrum of atom there is continuum. एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है कि जैसे जब हम n बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, सेकंड से, ठीक है, तो हायर ऑर्बिट में क्या है? हायर ऑर्बिट में जो एनर्जी डिफरेंस है ना बहुत कम है. देखो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस 10.2 है, तो सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस देखोगे कम हो गया. सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ? -3.4 एंड -1.5. तो ये एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस देखो तो ये कम आएगा. फिर इसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का एनर्जी डिफरेंस देखो, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ का देखो, तो ये एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है. और वो कम होने के साथ साथ तुम देखोगे कि हायर ऑर्बिट्स में जो एनर्जी डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाता है. तो जब ऑलमोस्ट सेम एनर्जी डिफरेंस आता है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी ना वो भी ऑलमोस्ट क्या आएगी? सेम आएगी. दैट्स वाई हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम टाइप से दिखेगा. ओके, उसी की बात हुई कि बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट ए स्पेक्ट्रम ऑफ एटम देयर इज कंटिन्यूम. ठीक है, तो वहां पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ जाएगा. जैसे मतलब फॉर हायर एन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं. ये बोलना चाहता है बी ऑप्शन. ठीक है, सो यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो the intensity of spectral line in line spectrum decreases with increase of value n. तो जैसे जैसे हम n बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम n बढ़ाते हैं तो वो बोल रहा है कि जो इंटेंसिटी है लाइट की या वेवलेंथ की वो क्या होगी? कम होगी कि बढ़ेगी?
intensity of spectral line in line spectrum decreases with increase in the value of n. जैसे जैसे n बढ़ाएंगे, देखो अभी अभी ऊपर देखा हमने, जैसे जैसे हम n बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हायर ऑर्बिट में जब हम देखेंगे तो एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा, कम आएगा। हायर ऑर्बिट्स में एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा, कम आएगा। ओके, हायर एन डेल्टा ई क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा एन बढ़ाएंगे डेल्टा उतना ही कम हो जाएगा, तो एनर्जी डिफरेंस कम आएगा तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी जो है लाइट की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी पर। ठीक है, सो यस, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो सी करेक्ट है। इसके अलावा सिल्डिंग इफेक्ट इज पॉसिबल इन हाइड्रोजन एटम, तो ये एक्चुअली सिल्डिंग इफेक्ट जो है ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। तो सिल्डिंग इफेक्ट ओनली इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होता है, तो यूनि इलेक्ट्रॉनिक में तो एक ही इलेक्ट्रॉन, इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये स्थिति। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होगा, तो डी जो है वो क्या हो गया, रॉन्ग। ओके, तो ए बी सी आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। Yes, Lakshmi, shielding effect and stirring effect both are same. Now question number 20, which statement are true regarding white light? White light मतलब visible light, ठीक है, white light मतलब visible light, तो it is form of energy, yes, correct है। It can be deflected by magnet, obviously wrong है। It consists of photon of same energy, नहीं ऐसा नहीं है, सेम एनर्जी के फोटोन होते हैं क्या, अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं ना लाइट, व्हाइट लाइट में अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन होते हैं, तो अलग अलग एनर्जी के फोटोन होंगे। इट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए एंड डी हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 21, एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम nth लेवल टू फर्स्ट लेवल, तो मतलब n से 1 में आ रहा है, तो डेल्टा एन क्या हुआ, डेल्टा एन अपने पास होता है n-1, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हो जाता है यहाँ पर n इंटू n-1/2। ठीक है, अच्छा ये जो है ना n इंटू n-1/2, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ n-1 नंबर। मैथमेटिक्स में हम जब समेशन की बात करते हैं ना, समेशन का फॉर्मूला, तो समेशन ऑफ n-n मतलब n-1 का समेशन इज नथिंग बट n इंटू n-1/2। ओके, इसके अलावा इस n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू अगर हमने 4 सब्स्टिट्यूट की तो 4 इंटू 4-1/2 कितना आया, 6 आया ना, ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी करेक्ट है, डी रॉन्ग हो गया। ठीक है, ए बी सी आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, तो कितना हो गया, कितने, 2 क्वेश्चन बचे, कितना टाइम हुआ, ऑलमोस्ट हो गया वैसे टाइम, फटाफट ले लेते हैं जी। ओके, तो जल्दी जल्दी ले लेते हैं। Photoelectric effect supports quantum nature of light because there is minimum frequency below which no emission of photoelectron is possible. Yes, correct है।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नॉट ऑन, ये तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अगर हम 2 फोटोन डाल दें या फोटोन्स डबल कर दें तो उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे, या हम ऐसा बोल सकते हैं फोटोन इंटेंसिटी चेंज करने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, उसकी वजह से फोटो करंट चेंज होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। हमने ग्राफ में भी ये चीज बताई थी, तो ए एंड बी करेक्ट है। इसके अलावा इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज फेंटली illuminated द फोटो इलेक्ट्रॉन लीव द सरफेस इमीडिएटली। तो यस, अगर हम थोड़ा सा भी लाइट डालेंगे, बट ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट एनर्जी का लाइट होना चाहिए, थोड़ा सा भी लाइट डालेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, फेंटली इल्यूमिनेटेड मतलब कि तुम लाइट का इंटेंसिटी कम रखो, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो इंटेंसिटी अगर तुम कम रखते हो बट फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर रखते हो। ठीक है, अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का अगर तुम फोटोन डालते हो विद लो इंटेंसिटी तो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, तो ये एक्चुअली नहीं होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। एबीसी जो है यहाँ पर करेक्ट आएगा, डी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनका चार्ज जरूरी नहीं है कि क्वांटाइज हो। एक्चुअली इसका फोटो एक ही चार्ज आएगा ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर, तो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन पर एक ही चार्ज आना चाहिए, क्वांटाइज का मीनिंग यहाँ पर कुछ है नहीं। ठीक है, तो सेम चार्ज आएगा जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुमित, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी उस लाइट का बराबर होना चाहिए, इंटेंसिटी कम हो चलेगा, समझाया। मैं अगर एक फोटोन दूंगा लेकिन वो एक फोटोन जो है वो अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का दिया तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ओके, जरूरी नहीं है कि मैं दो फोटोन दूं या 50 फोटोन दूं या 100 फोटोन दूं। अगर मैंने मान लो 100 फोटोन्स दे दिया बट वो अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी के नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत कम फोटोन्स भी अगर तुम दोगे विद अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इफ द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 0 द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल, करेक्ट है ना, क्योंकि s ऑर्बिटल की बात हो रही है तो A करेक्ट है। इसके अलावा द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यस दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि शेप हमें m से पता नहीं चलता, हमें किससे पता चलता है, L। ओके, शेप किससे पता चलता है, L से। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1s 2s एंड 3s आर इक्वल, यस दैट इज करेक्ट, बिकॉज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1, याद है, तो L की वैल्यू तीनों के लिए क्या है, 0 है, तो यस सी इज करेक्ट। इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी, क्या ये करेक्ट है, नहीं, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो तो डिफरेंट रहेगी ना, अलग अलग ऑर्बिट में या अलग अलग डिस्टेंस पर वेलोसिटी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी ना, तो डी जो है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए एंड सी जो है करेक्ट हो गया। ओके, तो यस दैट्स इट। तो हमने सिंगल चॉइस और मोर देन वन वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है। नाउ अभी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे विंडोज वाला पार्ट। ठीक है, सो अभी विंडोज वाला सॉल्व करो पहले, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह बाद में। ओके, तो विंडो टू जेई मेन का मैं लिंक सेंड कर दूंगा, विंडो टू जेई एडवांस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके, विंडो टू जेई एडवांस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी विंडो टू जेई एडवांस कंप्लीट करो।